जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधी रात को भारत की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया और ये फैसला ये था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद संसद को ये फैसला लेना होता है कि क्या राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए या उसको बढ़ाया जाए। तो भारत के इतिहास में पहली बार कल ऐसा मौका आया जब वक्फ विधेयक पर चर्चा हो रही थी। तब रात के 2 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन की कार्रवाई जारी रखने की अपील की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव रखा। शाह ने कहा कि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पेश वैधानिक संकल्प पर चर्चा की जाए। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा की शुरुआत कराई। उसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। पूरा मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ था और उसके बाद लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि मणिपुर में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए और लगभग 3:40 पर इसे अनुमोदित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाता हूं और किस प्रकार से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बीजेपी सरकार की पोल खोल के रख दी मणिपुर को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कहता कि ये सुविधा अपने घर में रहकर बच्चा पढ़ता है इतनी अच्छी है, मगर हम सब जानते हैं मान्यवर, जब जातीय हिंसा होती है तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इसको पार्टी के साथ एकदम जोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस तरह का जवाब भी देना नहीं चाहता सदन में कि आपके समय में इतनी हिंसा हुई थी, हमारे समय में इतनी हुई, आपके समय से हमारे समय में कम हुई है। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इन प्रिंसिपल किसी की इस सदन में असहमति नहीं है, परंतु पिक्चर इसी तरह से खड़ा करने का प्रयास किया कि भाई भाजपा के शासन में ही जातीय हिंसा हुई है। मान्यवर, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में 1993 में जातीय हिंसा हुई, नागा कुकी संघर्ष हुआ। 93 से 98 तक 5 साल तक चला।
750 मौतें हुई और मान्यवर इसके अंदर छूट-फूट घटनाएं 1 दशक तक चलती रही। मैं ये नहीं कहता कि 1 दशक तक चली थी हमारा कम हुआ है, हम तो ऐसा मानते हैं हमारे समय में जरा भी नहीं होना चाहिए था, मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में, 50 से ज्यादा गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में, उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी और 6 माह तक हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु इससे भी ज्यादा, वो इंडिया अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता मैं बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है मान्यवर। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था मान्यवर। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी, कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है भाई, होनी ही चाहिए। परंतु मेरा आप सभी से भी विनती है कि सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए, और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता मान्यवर। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई, 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है, और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक है, जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं। पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर। और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं मान्यवर। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी,
जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो, और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए। कृपया सभी दल एक मत होकर ये राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं। All witness the horrors of Manipur, a slow burning horror once the unrest began in May of 2023, which is continuing now 21 months before the president's rule was actually declared. During this time, we have seen at least 250 people having died, perhaps over 300. We've had more than 5,600 weapons and 6.5 lakh rounds of ammunition seized, looted from police armories, more than 70,000 people displaced, a lakh affected, and thousands still forced to live in relief camps. Sir, the Home Minister is present here, and this is happening, sir, at a time when clearly those responsible for maintaining law and order have not done their job. The issue of national security has been before this House, sir, and the fact that when we found all these tragedies happening, no decisive action was taken for almost 2 years. My party called repeatedly for an earlier imposition of President's rule. That did not happen, and I'm very sorry to see that it was only when the Chief Minister resigned on the 9th of February, the State Assembly had to reconvene by the 12th, but even though Article 174(1) of the Constitution requires it, it was not possible to convene the State Assembly. The Congress Party in Manipur had prepared a no-confidence resolution. Your own ally, the NPP, had withdrawn support, and in those circumstances, only then, with the Assembly unable to meet because you could not survive such a motion, that President's rule was declared. This, sir, is a very painful development, and to cite the failure of constitutional machinery in the state over the Assembly's inability to meet, when the real failure has been one of national security, has been one of law and order maintenance, has been one of basic decency for the people suffering the torment of violence in that state for almost 2 years. This, sir, remains a blot on the conscience of the nation. Today now, this is the 11th instance that we will be approving President's rule in Manipur, which is a record, sir, the highest of any Indian state in the last 77 years. No state has had to go under President's rule for 11 times, as Manipur has done. Now, sir, this is a very serious moment in our own country's history and in the history of Manipur. Decision-making power has been shifted from locally elected representatives to the central government and the governor appointed by the central government. And that is a very onerous responsibility at a time when, sadly, our own Prime Minister has not gone to listen to the pain and trauma of the suffering people. Even the Supreme Court has sent a delegation 2 weeks ago. They have visited, they have seen the conditions of the people there, and we would urge that this omission be rectified as soon as possible. In addition to that, sir, we really have to look at what President's rule means in practice for the people of Manipur. They've suffered a long history of insurgency. There have been various armed groups running amok, demanding autonomy, independence, God knows what else. They're often operating outside the law. Governance and law enforcement have been pretty much non-existent under the previous, now departed government. And at the same time, as a result of this condition, infrastructure development has been hampered, economic growth has suffered, and integration with the rest of the country has been largely absent, sir. Manipur has a rich cultural heritage, natural resources, and yet it's struggling with economic underdevelopment, limited industrialization, high unemployment rates, and inadequate infrastructure.
On top of that, the biggest crisis we're facing today, sir, is that there has been an erosion of public trust in the state of India, the state of Manipur, and its institutions. And that legitimacy has to be regained during this period of President's rule. On top of that, we are seeing the state facing severe challenges from illegal immigration and drug trafficking, exacerbating the social and economic conditions I've mentioned. There has been, sadly, a situation where in 2023, a prominent Manipuri woman police officer resigned from the force, blaming the Chief Minister and the government for actually interfering in drug investigations and sheltering drug lords. This has been an absolute shame for the nation, sir. Now, in these circumstances, what do we want, Mr. Speaker? We would like to see President's rule seen as an opportunity to heal the state. It has to be an opportunity to foster dialogue amongst communities, to promote economic development, to ensure accountability in governance, and to respect constitutional values that have been cast to the winds over the last 2 years. It's essential now to restore the infrastructural power of the state. The state needs to restore its credibility. And here, President's rule is a necessary but not sufficient condition. It is necessary, yes, but at the same time, it has to be conducted responsibly by the governor in order to ensure normalcy is restored and that constitutional order once again means something in Manipur. We now have 288 companies of Central Armed Police Forces, 150 battalions of the Indian Army and the Assam Rifles. They can deal with the violent conflict and the insurgency, but at the same time we must be painfully conscious, sir, that when we devote such substantial resources to counterinsurgency operations, to law and order enforcement, we are diverting funds and attention from development projects, essential services like education and healthcare that the people of Manipur desperately need. Violent conflict primarily stems from a legitimacy crisis. And it's not the other way around, sir. It's the fact that the state has lost legitimacy that permits violence to run rampant. And the challenge now is to build legitimacy for the state, create once again faith in the institutions. That's what the governor will have to do. And at the same time, end the insurgency and restore social order, peace and stability. And then the challenge for the government, and I'm sure the Home Minister will have to agree with us on this, must be to promote dialogue amongst communities that have been at war with each other, that have been alienated from each other, promote inclusive policies that erase the divides in Manipur society. This, sir, is the task confronting us. If President's rule is to be used for any good purpose, this is the only purpose that it must serve. We have to come back again within 6 months to actually once again renew this proclamation. So I say to the Home Minister and to the government, of course we will all go along with this resolution. We are not going to oppose it. We know that constitutionally it is required for the country. But we hope that the government will go in with a larger vision of how President's rule can be used to restore faith in the institutions of our state, the legitimacy of the people, the legitimacy of the state of India in the eyes of the people of Manipur, and that in this process, sir, we will be able to restore constitutional order, social order, and peace and healing to the people who have suffered such terrible anguish. No one should have to go through what the people of Manipur have endured. Let us not add neglect to that. Let us not use President's rule only as a law and order enforcement mechanism. Let us think of the people of Manipur and bring them healing, closure and peace. With these words, sir, my party will support this proclamation.